नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके परावर्तन का नियम आज देखेंगे अच्छे से कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन के बारे में मैं कल समझिए कि थोड़ा थोड़ा मैं परिचय दिया था। अब धीरे धीरे करके अब चैप्टर का जो भी मेन पॉइंट है अब स्टार्ट होगा। कल तो मैंने धीरे धीरे पहले परिचय दिया कि प्रकाश के बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में परिचय दिया। ठीक है, अब देखते हैं परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का मतलब परावर्तित कोई भी चीज जब किरण होती है किसी चिकने सतह पर पड़ती है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हुआ है, कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। कल की क्लास में मैंने बता दिया है, अगर आप नहीं देखें तो कल का क्लास प्लीज जरूर देखें, फिर यह वीडियो देखें। ठीक है, तो यह पेंट किया हुआ है और कोई भी चिकना सतह है उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। मैंने कल बताया था यह क्या है, परावर्तन की घटना है। उसी माध्यम में लौटेगी, उसी माध्यम में लौटेगी मतलब अगर समझिए फिजिक्स की भाषा में उसी के माध्यम पहले मैं ऐसे बता दूं कि जैसे हवा में है तो हवा में ही लौटनी चाहिए। ये नहीं कि पहले हवा में आ रही है और फिर लौट के पानी में चली गई, तो यह दूसरा माध्यम हो जाएगा। यानी कि हवा में है तो परावर्तित जो किरण है हवा में ही जानी चाहिए, तो वह एक ही माध्यम हो गया। अगर पानी में है तो पानी में ही जाए, शीशा में है तो शीशा में ही जाए। ठीक है, तो जिस माध्यम है उसी माध्यम में जब परावर्तित किरण जाती है, उसी माध्यम में जब लौटी हुई किरण जाती है तो यह घटना परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया। अगर आपतित जो किरण है, जो आ रही है किरण, वह टकराने के बाद जब जाती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वह घटना अपवर्तन कहलाता है, जो कि चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं, तो जब भी होगा घटना तो उसी माध्यम में होगा। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो इतना समझ जाइए कि जो चिकना सतह है उसके इधर वाला मान एक साइड वाला एक माध्यम और दूसरा साइड वाला दूसरा माध्यम हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो एक साइड वाला यानी इसके ऊपर जितना है सब एक माध्यम मान लेंगे और इसके नीचे हम लोग अपवर्तन में जब जाएंगे तो इसके नीचे वाला दूसरा माध्यम मान सकते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम में लौटेगा। तो आप समझ गए कि एक ही माध्यम में लौटना क्या कहलाता है। तो परावर्तन क्या कहलाता है। सबसे पहले परावर्तन कि जब कोई भी किरण कोई समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब यह परावर्तन के भी नियम है, कुछ नियम पर यह परावर्तित होती है। अब ये नहीं कि कहीं भी लौट जाएगी, कैसी भी लौट जाएगी, ये नहीं होगा कि ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। उसी माध्यम में जाना है तो ऐसे भी तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे आया और इसी माध्यम में जाना है ना, तो फिर इसी पद पे लौट गया। ये भी हो सकता है कि इससे आया और इधर लौट गया, इधर आके कहा है ये ऐसे आया और फिर ऐसे ही मैंने क्यों बनाया, यहां से आके ऐसे ही क्यों बनाया। तो यह नियम पर होता है और वो किस नियम पर परावर्तित होगी वही मैं इस चैप्टर में परावर्तन के नियम में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ टर्म जानना जरूरी है कि परावर्तन के नियम में जो जो टर्म आएगा उसके बारे में जान लीजिए कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, यह सब जान जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चिकना सतह है, ठीक है, जो कि समतल दर्पण है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यह क्या है, समतल दर्पण है। समतल मतलब एकदम समान तल है, यानी कि चिकना सतह है। ठीक है, अब इस पर जो भी किरण हम लोग दिखाएंगे कि इस दर्पण पर आ रही है मतलब तीर दिखाएंगे आने की तरफ, तीर इधर है यानी इधर किरण आ रही है। ठीक है, तो जिधर आ रही है यह किरण को हम लोग बोलने आने वाली किरण, मतलब आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, नाम से ही लग रहा है। तो आपतित किरण, आपतित हो रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण यानी कि वैसा किरण जो आती है और इस पर टकराती है, आके टकरा रही है, तो यह किरण आपतित किरण कहलाएगी। तो आपतित किरण आप समझ गए। अब टकराने के बाद जो किरण लौट जाती है ना, जो किरण लौट जाती है, परावर्तन हो जाता है। इसका क्या होता है, कौन सा क्या हुआ, इसका परावर्तन हो गया। यानी कि यह किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तो परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरण, यही अपवर्तन हुआ रहता तो अपवर्तित किरण। तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपतित किरण मतलब आ रही है, परावर्तित हो रही यानी परावर्तित किरण, नाम से ही लग रहा है। किरण मैंने एरो दिखा दिया कि यह लौट रही है। जिस बिंदु पर यह घटना होती है कि मैंने जिस बिंदु पर आकर टकराई, कहीं भी यहां आकर टकराएगी तो यह वाला बिंदु, यहां टकराई तो यह वाला बिंदु, तो जिस बिंदु पर आकर टकराएगी वह बिंदु को हम लोग बोलते हैं कि आने वाली यानी आपतन वाला बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु। समझ में आ गया, आपतन बिंदु। तो कभी भी मैं ये सब टर्म अगर बोलूंगा कि आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु का परिभाषा कोई पूछ दे तो बोलेंगे आप कि वैसा बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है वह बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
या वैसा बिंदु जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस तल में मिलते हैं वह बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कोई भी आप कह सकते हैं, बस सिंपल डिफिनेशन कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है वह आपतन बिंदु है। ठीक है, अब देखिए यह टकरा के लौट गई, इसी बिंदु से लौटेगी, जहां से टकराई वहीं से लौटेगी। ये नहीं कि यहां से टकराई और लौटेगी यहां से, ऐसे नहीं होगा, इसी बिंदु से लौटेगी। ठीक है, तो इसी बिंदु से हमने इसको लौटा दिया, इतना तो समझ में आ गया। अब इस पर अगर हम लोग यह लाइन पे अगर लंब डाल देंगे, जो यह रेखा है जो यहां पे ऐसे था, इस पे एक लंब डाल देंगे। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, समझ में आ गया। लंब डाल देंगे, तो अगर हम लोग इस पर एक लंब डालते हैं, इस पर अगर लंब डाल देंगे, ठीक है, इस पर लंब डाल देंगे तो यह क्या कहलाएगा, अभिलंब। लंब नाम आ रहा है ना, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो अगर मैं पूछूंगा कि अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर अगर लंब डाला जाए तो वह अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। समझ में आ गया। तो आपतित किरण समझ में आ गया, परावर्तित किरण क्या है समझ में आ गया, अभिलंब क्या है समझ में आ गया, इतना समझ जाइए। अब परावर्तन का नियम क्या बोलता है, बहुत अजीब है। देखिए इतना फनी है ना कि आप बोलिएगा अरे यहाँ पे सर आप तो समझा दिए। एक चीज और समझ जाइए कि जो जितना कोण से यह आती है ना, जितना कोण से आएगी उतने कोण से लौटेगी। जैसे यहां से यहां आई, मान ली अभिलंब से मैं नाप रहा हूं, जैसे कोण क्या होता है, दो रेखा के बीच में हम लोग जो नापते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितना बीच में है, वह कोण नापते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नापते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। समझ में आ गया। तो दो रेखा के बीच में यानी अभिलंब और कोई रेखा, अभिलंब से आपतित किरण नापिए चाहे अभिलंब से परावर्तित किरण नापिए, तो अभिलंब से आपतित किरण के बीच का जो कोण है वह कोण और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको आपतित किरण को हम लोग आई करते हैं और आपतन कोण को और परावर्तन कोण को आर। मैं लिखूंगा लेकिन अभी प्रैक्टिस डालिए, क्यों, क्योंकि आपको याद जल्दी होगा। देखिए होता क्या है कि यह क्या है, आपतित किरण है, यह अभिलंब है। तो जो अभिलंब है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है ना, यह वाला कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच वाला कोण दोनों क्या होता है, बराबर। यानी कि अगर 30 डिग्री पर आएगा तो 30 डिग्री पर जाएगा, अगर 60 डिग्री पर आएगा तो 60 डिग्री पर जाएगा, अगर 50 डिग्री से आएगा तो 50 डिग्री पर लौट जाएगा। समझ में आ गया, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपतित किरण वाले को हम लोग आपतन कोण को, इसको क्या बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यह देखिए आपतित किरण है तो बीच में जो आएगा तो आपतन कोण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित हो रही है तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यही नाम है। कितना सिंपल है। देखिए परावर्तन नाम से लग रहा है कि जो परावर्तित हो गई होगी उसके साथ लंब वाला का जो कोण है वह, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि लंब वाला के साथ ही कोण देखना है। ठीक है, तो आप परावर्तित किरण के साथ देखेंगे तो परावर्तन कोण, और आपतित किरण के साथ देखेंगे अभिलंब के बीच का कोण तो उसे आपतन कोण कहेंगे। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। समझ जाइए, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर। तो परावर्तन का नियम, पहला पॉइंट अब पढ़ते हैं। परावर्तन का नियम क्या है, तो परावर्तन का नियम है, देख लीजिए बबुआ मैं पढ़ा दिया कि आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु है, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही तल में है तो तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम हो गया। यानी पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, जो आपतित किरण है यही है, लिख लीजिए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, या अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया। तो यह पहला नियम है कि आपतित किरण, देखिए कितना आसान है। आपतित किरण, यह बुर्बके ने बनाया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वो नियम हो गया।
पहला नियम याद हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को मैं आई लिख देता हूं क्योंकि यहाँ आई लिखा हुआ है मैंने, आई क्योंकि यहाँ कितना मैं लिखूंगा। अब परावर्तन कोण को आर लिख दे रहा हूं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। बस हो गया दोनों नियम कि यही नियम है हु बहु। अब कोई एक लड़का कमेंट किया था कि सर आप यहाँ पे कॉपी पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे क्योंकि वहाँ आपको लिखे रहते थे और बोर्ड पे परिभाषा नहीं बताते हैं। बाबू मैं हर चीज़ आपको बोल रहा हूँ, आप लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। आप जैसे मैं बोला कि परावर्तन के 2 नियम हैं, तो आप लिखिए परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा ऐसे लिखिएगा, पहला और दूसरा लिखिएगा। परावर्तन के 2 नियम हैं, पहला और दूसरा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। तो हो गया परावर्तन का नियम। अब आइए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित सूत्र। ठीक है, कि परावर्तन के नियम में क्या है। आइए हम लोग अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित पद के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि गोलीय दर्पण में जो भी पद आता है, जैसे ध्रुव, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या हो गया, यह सब के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण में कौन कौन सा पद होता है। तो सबसे पहले कि गोलीय दर्पण में पहले ही बताया था, कल थोड़ा रिवीजन करा दो। गोलीय दर्पण में 2 गोलीय दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण नाम से ही अवतल दर्पण क्या है कि जो भाग धंसा रहता है परावर्तक सतह, वह अवतल दर्पण है, बाहर वाला रंगा रहेगा। उत्तल दर्पण उ से उभरा, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहेगा। ठीक है, तो वह उत्तल दर्पण। कल का वीडियो देखिए, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगा। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित सूत्र। ये मान लीजिए एक गोलीय दर्पण में बना रहा हूं। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है यहां पे। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक जो सतह है वह क्या है? धंसा हुआ है। परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण है। अब एक अवतल दर्पण हो गया और मैं यहीं पे बना दे रहा हूं उत्तल दर्पण। ठीक है, परावर्तक सतह जो है क्या है? अब उठा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा, उभरा, तो उससे क्या है? उत्तल। तो यह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और यह क्या है? अब अवतल दर्पण, क्योंकि 2 दर्पण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, इसको कन्वेक्स। ठीक है, समझ जाइए। अब देखिए कोई भी दर्पण हो, तो दर्पण में क्या होता है कि दर्पण का जो मैं जितना साइज का दर्पण लूंगा, बस उसका जो मध्य बिंदु होगा ना, वह क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसको P से डिनोट करते हैं। इसका भी कोई भी दर्पण, मैं एक दर्पण बता रहा हूं, दूसरे पे ऑटोमेटिक वह रूल फॉलो करेगा। समझ में आ गया? तो इसका ध्रुव जो मध्य बिंदु है वह ध्रुव कहलाएगा। अगर इतना छोटा रहता तो यह मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता। जो भी दर्पण होगा उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यह जो दर्पण है, कोई गोला का तो भाग होगा, कोई भी गोला का भाग होगा। यह क्या है? वृत्त नहीं है, यह गोला है। जब हम शीशा को अंदर से कांच को, जब दर्पण को तोड़ेंगे तो दर्पण क्या होगा? दर्पण थोड़ा बड़ा होगा। जैसे यह मान लीजिए कि यह शीशा है, यह कोई दर्पण है, तो दर्पण में बीच, देखिए बीच में लाइट कट गया। अब लाइट बार बार कटते रहता है, तो इसका तो आप आदि ही हो जाइए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो जो भी गोला मैं पढ़ा रहा था, तो जो भी गोला है वह क्या होगा कि बीच से मतलब जो भी दर्पण होगा वह एक गोला का पार्ट होता है। ठीक है, यह भरा रहता है और मैं जो भरा रहता है तब यह एक दर्पण है। ठीक है, यह दर्पण है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। इसको वृत्त मत समझिएगा, यह वृत्त नहीं है, यह एक गोला का पार्ट है। समझ में आ गया? तो जो भी गोला का पार्ट है, मान लीजिए कि यह गोला तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और गोला बढ़ेगा तो इसका कोई केंद्र होगा ना जी। मान लीजिए एक वृत्त रहता तो इसका एक केंद्र होता, तो इस वृत्त का यानी यह गोला का एक क्या होगा? केंद्र होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा? एक केंद्र होगा। यानी कि जिस केंद्र से होके इसको हम अगर एक प्रकार से अच्छे से खींचते और यह एक सर्कल पूरा हो जाता, यह एक वृत्त पूरा हो जाता, और जिस यह उसका जो केंद्र रहता, यही इसका क्या रहेगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, यही इसका क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, देखिए यह ध्रुव है, जो दर्पण का मध्य बिंदु है, ध्रुव कहलाता है। वह यह गोला जिस
केंद्र या मतलब यह जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र जो होता है, मैं यहां मिला लेता हूं, वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव को अगर हम लोग मिला देंगे तो यह रेखा एक बन जाएगी और यह रेखा हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से देख ले, बिहार बोर्ड के लिए यह स्पेशल टारगेट बैच है और बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जो यह दर्पण है, यह अवतल दर्पण में दिखा रहा हूं, ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी होगा। यह ध्रुव कहलाएगा, इसको P से डिनोट करते हैं ध्रुव को, और इसका सर्कल पूरा करेगा यानी कोई ना कोई केंद्र होगा, इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। और यहां से यहां तक जो भी वक्रता केंद्र को होकर मिलाने वाली रेखा होगी, यानी कि वैसी रेखा जो वक्र ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए गुजरे, वह मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष का परिभाषा हो गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष का परिभाषा आप लिख लेंगे। मैं जो बोल रहा हूं परिभाषा बोल रहा हूं, आप इतना तो काम कीजिए कि मैं बोल रहा हूं रोक के उसको परिभाषा लिख लीजिए। अगर आप थोड़े भी पढ़ने वाले हैं इतना तो आप काम कर सकते हैं। अब मैं लिखूंगा इसको कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लिखूंगा तभी समझ में आएगा, लिखना तो आपको आता होगा, तो मैं बोलूंगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखवाने पे जोड़ दूं तो लेक्चर कम से कम 10-15 वीडियो चला जाएगा, हर मतलब टॉपिक में कम से कम 7-8 चला जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तब देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है। इसमें थोड़ा इंक भरा, इसमें इसको C से डिनोट किया जाता है और ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यह हो गया C, तो जहां भी C लिख देंगे मतलब वक्रता केंद्र है, उसका क्या है? यह केंद्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट भी होता है, मैं आगे बताऊंगा कि एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, यह प्रूफ भी कराऊंगा। F बराबर R/2 आगे की क्लास में प्रूफ कराऊंगा, कल प्रूफ कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो आप निरंतर बने रहे। तो अब क्या होता है कि इसके बीच में, दोनों के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसका नाम होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए फोकस। ठीक है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है, यहां पे मैंने नाम लिख दिया है वक्रता केंद्र, इसे फोकस बोलते हैं और यह ध्रुव है। ठीक है, यह ध्रुव है। तो अब देख लीजिए जो फोकस होता है यह इसका क्या होता है? आधा होता है। यह जितना दूरी है ना, यह दूरी क्या कहलाएगी? अब बताइए, वक्रता केंद्र से होके जो आप वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त पढ़े होंगे कभी, तो वृत्त में क्या होता है? वक्रता केंद्र से जो त्रिज्या वृत्त को टच करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से लेके जो भी वृत्त तक रेखा जाएगी उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। तो इसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। R से डिनोट करते हैं, यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या। इसका नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या। आप लिख लीजिएगा, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूं, नहीं तो मैं नाम नहीं लिखूंगा, R लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। वक्रता त्रिज्या, R मतलब रेडियस, त्रिज्या है। ठीक है, F मतलब फोकस। अब देखिए यह फोकस हो गया, तो यहां से यहां के बीच में भी दूरी है ना, देखिए यहां से केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से फोकस की जो भी दूरी देखी जाएगी ध्रुव से देखी जाएगी। ठीक है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस की दूरी है, यानी कि यह फोकस दूरी, छोटका वाला F। तो छोटका वाला F लिख देंगे, सब मैं लिखूंगा, सब का मतलब छोटका वाला F लिख दूंगा तो उसको क्या है? फोकस का दूरी है, फोकस का दूरी यानी फोकस दूरी। बड़ा वाला F फोकस है, छोटा वाला है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होगा? मान लीजिए कि यहां से वहां मेरा दूरी देखा है, वहां से यहां तक क्या कहलाएगा? तो मेरा दूरी। तो वैसे ही फोकस जहां है तो फोकस की दूरी, जहां केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। यह नाम रटना नहीं है, बस समझना है आपको। दर्पण में जो बीचों बीच है, दर्पण का मध्य बिंदु, वह ध्रुव कहलाता है। जो इसका केंद्र होगा वह वक्रता त्रिज्या का, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से लेके और वृत्त तक यानी गोला तक जो भी भाग होता है वह क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और फोकस इसका बीचों बीच होता है। अब देख लीजिए, यह अगर बीचों बीच है तो यह पूरा जो F दूरी है यह इसका दुगना है, यानी कि यह दूरी जो है, यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर है ना,
तो यह बड़ा वाला दूरी क्या होगा, इसका मतलब इसका दुगना होगा ना, तो यानी कि r का अगर आधा करेंगे ना, r जी इतना है, r का अगर आधा कर देंगे तो f के छोटका f के बराबर हो जाएगा, यानी कि f बराबर r/2 जो होता है यही हम लोग प्रूव करेंगे। यानी कि r का जो मान होता है ना, ऐसा ऐसा 2 गो f लेंगे, यानी कि एगो f हो गया, एगो और ही f लेना पड़ेगा, तब इसको क्या बोलते हैं 2f होगा, r के बराबर होगा। यानी कि r बराबर यहीं से क्या हो जाता है 2f, देख लीजिए 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो r बराबर 2f। ठीक है, तो यह सब चीज कल पढ़ेंगे, बस मैं आज बता रहा हूँ कि पॉइंट लिखा हुआ था समझाने के लिए, कि कहीं भी मैं बोलूँ कि ध्रुव क्या है, फिर फोकस क्या है, फिर वक्रता केंद्र क्या है, बार बार देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना पॉइंट मैं अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, आगे अगर पॉइंट कुछ भी छूट रहा है तो मैं आगे धीरे धीरे बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यह उत्तल दर्पण है तो वक्रता केंद्र इधर होगा, क्योंकि वृत्त इधर न जाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि परावर्तक सतह किधर है, देखना है कि किधर की तरफ यह गोला बढ़ेगा, तो इधर बढ़ेगा तो इधर ही केंद्र होगा, इधर ही फोकस होगा, और फोकस जब भी होगा ध्रुव और केंद्र के बीच में होगा। तो यह सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, कि अब किरण आरेख देखेंगे कि किरण आरेख क्या होता है। ठीक है, किरण आरेख अच्छे से देखते हैं। आइए हम लोग अब तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, बीच में जो भी मैं ये साफ करता हूँ उसको मैं थोड़ा आपको रोक दूंगा, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इससे आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब इसको मिटा दूंगा तो 5 मिनट लगेगा, तो उसको मैं क्या करूंगा वहाँ पे रोक दूंगा और इसे साफ करके फिर अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि मुख्य अक्ष के, मैं टॉपिक लिखा हुआ हूँ कि मुझे याद पड़ते रहेगा, कि बोर्ड पे एक भी पॉइंट छूट ना जाए आप लोग के। देखिए, परावर्तन का नियम मैंने पढ़ा दिया। परावर्तन का नियम क्या है, गोलीय दर्पण पे जो भी संबंधित पद था, ध्रुव था, फोकस था, केंद्र था, ये सब बता दिया। अब किरण के बारे में लिखा हुआ है कि जब किरण आती है तो कैसे गुजरेगी, जो नियम होता है ना कुछ, तो इसमें 4 मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण का मैं बात कर रहा हूं, कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, मैं दोनों लेके चल रहा हूं। उभरा है तो उत्तल, उभरा परावर्तक सतह है, वह मैं जब भी उभरा बोलूंगा यानी परावर्तक सतह उभरा है। ठीक है, और अगर परावर्तक सतह मतलब परावर्तक सतह अगर जो धंसा है, परावर्तक सतह धंसा है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार ऐसे ही क्यों बना रहा हूं, ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं। उभरा यह भी है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण यह भी कहलाएगा। लेकिन बाबू मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो भी किरण आएगी मैं बाईं तरफ से लूंगा। जो भी किरण आएगी कहां से लूंगा, बाईं तरफ से। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किरण आएगी कहां से आएगी, बाईं तरफ से आएगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं परावर्तक सतह को बाईं तरफ रख रहा हूं। परावर्तक सतह को बाईं तरफ रखना, आप बुक में भी देखिएगा परावर्तक सतह को बाईं ओर रखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा क्यों रखा हुआ है। क्योंकि जब भी यह नियम है, जब भी हम वस्तु को रखते हैं बाईं ओर रखेंगे, और ठीक है इधर ही रखेंगे। अब देखिए यह क्या है, फिगर पे मत जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। यह दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा, पी कहलाएगा। इसका जो केंद्र होगा, यानी मान लीजिए यहाँ केंद्र है तो यह वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और यहीं कहीं बिंदु फोकस होगा। ठीक है, यही कहीं बिंदु फोकस, मान लीजिए कहीं बिंदु है, यह इधर उधर कहीं भी हो सकता है। मैं माप के यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बीचों बीच मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब पहला नियम क्या बोल रहा है, पहला नियम है कि अगर कोई भी किरण मुख्य, यह कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसे प्रधान अक्ष बोलते हैं। वैसा रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है वह क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ गए। समानांतर मतलब क्या होता है कि इसके समानांतर आए, यह समानांतर हो गया। समानांतर मतलब समान अंतर, मतलब यहाँ भी उतना ही अंतर, यहाँ भी उतना ही अंतर, यहाँ भी उतना, मतलब बराबर दूरी हो। ये नहीं कि ऐसा जाए ऐसा चले, इसको समानांतर नहीं बोलते हैं। समानांतर रेखा क्या होती है, आप मैथ में पढ़े होंगे। तो समानांतर खींचेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण खींचेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण खींच दिए। यह क्या है, आपतित हो रही है, मतलब कि हम लोग किरण को कैसे भी डाल सकते हैं दर्पण पे किरण हम लोग टेढ़ा भी डाल सकते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या होगा अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आए। तो जब समानांतर आती है तो जब भी टकराएगी तो टकरा के गुजरेगी, वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, जो भी समानांतर होती है, समांतर आने वाली किरण
परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। किरण कहां से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, समझ जाइएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा यह पॉइंट। अब फोकस का यही परिभाषा हो गया कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है, ठीक है। और जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब देखिए यह किरण डायरेक्ट क्या हुआ ना कि हमको एकदम स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब प्रतीत होना क्या होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल इधर जाएगा, तो वृत्त जिधर जाएगा मतलब गोला का भाग जिधर होगा उसे क्या बोलते हैं हम? उधर ही केंद्र होगा, उधर ही कहीं फोकस होगा, ठीक है। और हरदम ध्रुव तो मध्य बिंदु होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, तो समानांतर में अब बताइए कि परावर्तक सतह इधर हो, अब इधर से तो नहीं लगेगा, हमेशा बाईं तरफ से। क्या मैं बताया? हमेशा बाईं तरफ से, ठीक है। जब भी किरण आएगी कहां से आएगी? बाईं। यह बायां हो गया, यह दायां हो गया, तो हमेशा बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से, तो बायां किरण से आया। अब देखिए यह परावर्तित होगी तो मैं क्या, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम ही है कि उसी माध्यम में लौटेगी जिधर परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह इधर है तो लौटेगी इधर है, इधर तो जाएगी नहीं, तो उसी माध्यम में गुजरेगी, यानी जहां भी जाए, लेकिन परावर्तक सतह की इधर जाएगी, इस साइड तो आ ही नहीं सकती, यह परावर्तन के नियम का उल्लंघन कर देगी, ठीक है। तो इधर ही आएगी। अब बताइए दो साइड है, सीधा तो है नहीं कि सीधा आएगी, अब या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ऐसे आएगी। अब देखिए इसमें भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बताइए। मान लीजिए ऐसे उठा है, ऐसे उठा है, यहां पे मैं डाल रहा हूं, तो नीचे आएगी कि ऊपर? यहां जिधर इधर झुका हुआ है ना, इधर ही ऊपर गुजर जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से कहां चली जाएगी? ऐसे लौट के चली जाएगी, ऐसे लौट के चल, क्योंकि यहां पे क्या है, थोड़ा ढलाऊ है, और ऐसे चली जाएगी। जहां से देखिए यहां थोड़ा नीचे है तो नीचे साइड्स में जाएगी, अगर थोड़ा उठा रहता तो नीचे आ जाती। यह कॉमन सेंस का बात है, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन यह कॉमन सेंस का बात है कि जिधर थोड़ा ढलाऊ हो गया तो ऊपर चली जाएगी। अगर नीचे जैसे यहां आती, अगर यहां आती तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर ज्यादा उठा है, नीचे थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, तो जिधर झुका है उधर ही साइड गुजरेगी, समझ में आ गया? जिधर झुका है, जैसे अगर ऐसे है, मान लीजिए कि यहां पे गुजरना है, बाय द वे यहां से गुजरना है, अब यहां से गुजार के जाना है, तो मैं क्या बताया कि जहां से, मतलब सॉरी मैं तो गलत बता दिया, फिगर ऐसे है, अब यहां से होकर गुजर रही है, यहां से होकर। अब बताइए यहां से होकर देखेंगे, पहले यहां से होकर देखेंगे कि यहां से क्या होगी कि जैसे ही थोड़ा ढलाऊ है तो हमेशा मुख्य अक्ष का अगर ऊपर है तो ऊपर गुजार दीजिए, और नीचे है तो नीचे गुजार दीजिए, बस ऐसे याद कर लीजिए। मुख्य अक्ष के, यहां मुख्य अक्ष इसके ऊपर है तो ऊपर ही गुजार दीजिए, नीचे मत आने दीजिए, और नीचे है तो नीचे ही। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अगर ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, कि बार बार यहां आएगी तो ऊपर ही हम गुजारेंगे, नीचे अगर मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो नीचे ही, इधर ही गुजार देंगे, ऊपर इसके ऊपर नहीं ले जाएंगे, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या किया कि यह आपतित किरण आई और यह परावर्तित हो गई। अब तो परावर्तित हो गई तो मैंने क्या बताया कि आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के, मान लीजिए यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यही ना मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होता है? ध्रुव और फोकस से होकर गुजरनी चाहिए, यह कितनी भी लंबी हो सकती है, बस उससे होकर गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो इसके समानांतर यह किरण आई है, और समानांतर आई है तो नियम तो यही कहता है कि जब भी समानांतर आएगी तो कहां से गुजरेगी? समानांतर आएगी तो फोकस से होकर या तो गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। तनी सटा दो लोग, बल्ब होता, या गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। अब देखिए यहां से तो ऊपर चली गई, तो यहां से हम लोग जैसे ही नीचे मिलाएंगे तो यह फोकस से होकर गुजरती हुई यहां प्रतीत हो रही है। यह यहां से दिख रहा है, कोई देखेगा ना तो दिख रहा है कि अगर बढ़ता तो यह फोकस पे होकर चला जाता, तो इसे बोलते हैं प्रतीत होना, ठीक है। तो प्रतीत होना को हम काल्पनिक रेखा यानी डॉट डॉट वाली रेखा से दिखाते हैं, डॉट डॉट वाली रेखा से हम लोग काल्पनिक रेखा को दिखाते हैं, तो यह प्रतीत होना होते हैं। तो उत्तल दर्पण में फोकस समझ गए। तो अगर उत्तल दर्पण का फोकस का यह परिभाषा है, लिख लीजिए उत्तल दर्पण का फोकस, कि उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आती जब किरण जो आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में साफ दिख रहा है कि यह एकदम स्पष्ट गुजर रही है, तो आप यहां पर लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वास्तविक में गुजरती है, वह बिंदु
मुख्य अक्ष का क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष पर बिंदु है तो मुख्य अक्ष का फोकस कहलाता है। ठीक है, आपको परिभाषा बहुत अच्छे से किताब में लिखा हुआ है, आप परिभाषा को अच्छे से रटेंगे। ठीक है, मैं बोला तो परिभाषा स्पष्ट बोल दिया हूँ, रोक रोक के वीडियो लिख लीजिए, परिभाषा आपका कंप्लीट हो गया। जो तेज स्टूडेंट है इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक बता दिया, अब बताए दूसरा पॉइंट, यानी कि पहला अगर समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, ये कंफर्म नियम है। समानांतर आएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरा पॉइंट अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, मैं इस लाइन को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वक्रता केंद्र से गुजरे तो वक्रता केंद्र से होकर कहां गुजरेगी, अब बताइए मैं ऐसे गुजार दूं हो जाएगा, नहीं, गुजार के क्या करना है, गुजारना है दर्पण पे, उसको डालना है। आपतित किरण को दर्पण पर जाएगी तभी ना कुछ परावर्तन होगा, तो इसको दर्पण पर ले जाना है। तो दर्पण पर इसको ले जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ दर्पण नहीं है, तो थोड़ा सा अपने कॉपी में सुधार करके इसको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, कि यहाँ दर्पण आ गया, समझ में आ गया, दर्पण तो अपने मन से हम लोग माने हैं, तो दर्पण यहाँ पे आ गया। अब देखिए दर्पण आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ आ गई किरण, तो जब भी वक्रता केंद्र से होकर जो किरण आपतित होती है वह परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र पर आए, इससे जा रही है तो वक्रता केंद्र पर वापस आ जाएगी, केंद्र से जा रही है तो केंद्र पर वापस आ जाएगी। ठीक है, क्यों, अब देखिए यह क्या होता है कि जब भी त्रिज्या, यह क्या हो गया, केंद्र से लेकर केंद्र से दर्पण पर यह क्या है, त्रिज्या है। कोई भी त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से इस पर होता है, केंद्र से कहीं खींच दी त्रिज्या हो गया, तो यह केंद्र से दर्पण पर खींचा गया तो क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या अपने आप में क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या अपने आप में क्या होती है, जब भी त्रिज्या इस पर डाला गया ना तो यह इस पर लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा इस पर, अगर इस पर जीवा हम लोग खींचेंगे तो। ठीक है, मैथ में आप लोग पढ़िएगा, यहाँ त्रिज्या है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा, अगर यहाँ से जीवा खींचेंगे तो मतलब इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सब 9th के यह सब चीज है, तो यह क्या होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर जब भी एक नियम होता है समानांतर, ये क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम में एक और नियम होता है कि जब किरण लंबवत पड़ती है तो लंबवत ही निकल जाती है सीधे, अगर सीधे पड़ेगी तो सीधे ही निकल, 90 डिग्री कोण पर पड़ेगी तो 90 डिग्री पर ही उसका परावर्तन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पर या कोई भी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन कैसे होगा, उसी पथ पर वापस हो जाएगा, जिस पथ से आई है उसी पथ से। तो यह भी लंबवत है, जिस पथ से गई उसी पथ पर वापस आ गई, तो इसीलिए वक्रता केंद्र पर, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं ये। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा हूं ताकि जो बच्चे कमजोर भी हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज बच्चे जिनको लग रहा है कि बहुत स्लो सर पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा वीडियो के स्पीड को बढ़ा लें और वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, अब आइए देखते हैं फोकस से होकर, क्योंकि मुझे हर टाइप के बच्चों को लेकर चलना है। फोकस से होकर, तो इसमें परावर्तन का नियम है, बहुत सिंपल नियम है। क्या होता है ना कि अगर समानांतर आई तो फोकस होकर गुजर गई, तो फोकस वाला भी बोला कि चलिए आपने तो काम कर दिया कि समानांतर कोई किरण आ गई, अब इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, हटा दे रहा हूं। समानांतर कोई आई तो क्या रूल था, फोकस से होकर पहला रूल था, समानांतर से आएगी किरण तो फोकस से होकर जाएगी। तब फोकस वाला क्या सोचा कि अरे समानांतर वाला तो हमारे बारे में काफी सोच रहा है, तो फोकस वाला क्या बोला कि अगर हमसे भी आएगी ना तो समानांतर हम भेज देंगे। आपने अगर आपसे आई तो हमारे तरफ आपने भेजा, तो हमारी तरफ से कोई किरण आएगी तो समानांतर भेजेंगे, यानी कि दोनों उल्टा होता है। अगर समानांतर आई, समानांतर कोई किरण आई तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से कोई किरण आई तो समानांतर आएगी, यानी कि दोनों रिवर्स। यह किसका साइन है, रिवर्स का, यानी फोकस से होकर आई तो समानांतर गुजरेगी, और समानांतर से होकर आई तो कैसे गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। मैं अभी बता रहा हूं, देखिए तो क्या होगा कि जैसे ही अब इस तीर को बदल दे रहा हूं, बस तीर को बदल देना है। कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, मान लीजिए फोकस से मैंने गुजारा, तो फोकस से आती है तो कहां से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, यानी कि उल्टा होता है। समझ में आ गया, अगर समानांतर आती है तो फोकस से, और फोकस से गुजारेंगे तो समानांतर, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। यानी कि क्या होता है कि अगर फोकस से गुजारेंगे तो कैसे होगी, समानांतर निकल जाएगी। समांतर किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। मैं छोटा छोटा पॉइंट में लिख रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगा, क्योंकि क्लास में ही याद हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मुख्य अक्ष समांतर निकल जाएगी। अब देखिए चौथा पॉइंट है ध्रुव से होकर। अब देखिए तीसरे, मैं सब बता दिया कि वक्रता केंद्र से होगी, गुजरेगी तो क्या होगा, समानांतर आएगी तो क्या होगा,
फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, अब ध्रुव से होकर गुजरेगी तो क्या होगा। अगर ध्रुव से होकर यानी कि ध्रुव पर आपतित कर दिया मैंने, मान लीजिए यह ध्रुव से आपतित हो रही है, ठीक है, ध्रुव से आ रही है। आप अगर सोचेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा उसके बाद, जैसे मन वैसे कीजिएगा। तो आपतित किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ऐसे आ रही है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या रूल हो रहा है कि यह एक बिंदु है, इस बिंदु पर कोई किरण आपतित हो रही है। आपको पता है कि चूंकि यह क्या है, त्रिज्या है, यानी कि यह लंब का काम कर रहा है। तो जब लंब भी है, आपतित किरण भी है और आपतन बिंदु भी है, यानी परावर्तित किरण उतना ही कोण पे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, परावर्तन के नियम से उतना ही कोण पर निकल जाएगी। यानी कि जितना कोण से आई, अगर मान लीजिए कि आई कोण से आई, मतलब 10 डिग्री से आई तो 10 डिग्री से निकलेगी, 20 डिग्री से आई तो 20 डिग्री से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वह परावर्तन का नियम है। उल्टा बोर्ड अगर कर दूंगा तो आपको दिखेगा यही रूल है। आपतित किरण आई, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। जो नियम था ना, तो जितना कोण से आ रही उतने कोण से जा रही थी ना, तो वैसे ही जितना कोण से आएगी उतने कोण से गुजर जाएगी। कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह लंब का काम करने लगा, ठीक है। तो यह क्या होता है कि जितना कोण से आती है उतना ही कोण से वापस गुजर जाती है। यानी कि ध्रुव से आती है तो यहीं से होकर उतना ही कोण पर निकल जाती है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। यानी कि आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर क्या अगर ऐसे मान लीजिए कि मुख्य अक्ष यह है और मान लीजिए कि अगर मैंने आपतित यहां डाला, ऐसे डाला, ठीक है, आपतित यहां डाला तो कैसे गुजरेगी। तो मैं बोलूंगा कि बाबू बस तुम यहां क्या करो कि अभिलंब डाल लो, अभिलंब डाल के जितना कोण है उतना कोण पे निकाल दो, यहां से ऐसे ही गुजरेगी। अगर ऐसे आएगी उतना ही कोण पे वापस गुजरेगी। समझ में आ गया? तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चारों का चार पॉइंट आप लोग अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे रिवीजन कीजिए। अगर समानांतर आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर। तो देखिए, अगर मैं आपको रिवीजन करा दूं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। पहला पॉइंट याद हो गया। अब यहाँ एक कोशिश कीजिएगा, दिमाग पर जोर यहाँ डालिएगा। अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आ रही है, दिमाग में इमेज बनाइए कि सर क्या बताए थे, वक्रता केंद्र से आ रही है तो केंद्र पर वापस लौट जाएगा, तो केंद्र से ही वापस लौट जाएगा फिर पुनः, ठीक है। अगर फोकस से होकर गुजर रहा है तो फोकस देखते ही आपके दिमाग में चमक जाएंगे, ओ समानांतर आएगा तो फोकस, फोकस पर आएगा तो समानांतर, यानी फोकस से होकर जैसे ही गुजारेंगे फिर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। तीसरा रूल हो गया। और ध्रुव से, तो ध्रुव से ही होकर गुजरेगा, ध्रुव से ही होकर गुजरेगा। देखिए ध्रुव से आया तो ध्रुव से ही होकर गुजरा, ध्रुव से ही पुनः उतना ही कोण पर निकल गया, तो ध्रुव से ही गुजरेगा उतना ही कोण पर निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग हमको लग रहा है कि यह अगला टॉपिक जो है, मैं चौथा टॉपिक लिखा हूं, यह काफी लंबा हो जाएगा, तो फिर हम लोग कल के क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, कल के क्लास में पढ़ते हैं। अभी पूरा साल बाकी है, पूरा अच्छे से साइंस कंप्लीट होगा, तो क्यों ना हम लोग विस्तार से कंप्लीट करें, आराम से मजा लेकर कंप्लीट करें, कोई बोझ ना ले, हल्का आराम से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते चले, ताकि आपको भी मजा आए, मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। मैं विस्तार से इसलिए चल रहा हूँ ताकि क्लास में आपको एक लाइन याद हो जाए, ठीक है। टारगेट बैच है बिहार बोर्ड के लिए, जो भी बच्चे क्लास 10th में उनको शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।